नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए कर्मवीर की कथा का जो हमारा पहला भाग है उसको लेकर के आऊंगा। तो अब वो समय आ गया है, आप लोग भी बिल्कुल तैयार हो जाएं और कर्मवीर की कथा को जानेंगे हम लोग। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड कर्मवीर कथा अष्टमा पाठा अनुवाद भाग 1। ध्यान रखिएगा, अनुवाद भाग 1 को हम पढ़ रहे हैं। अनुवाद भाग 1 में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले जैसे हम पाठ को पढ़ते हैं उस पाठ का एक परिचय मिलेगा। पाठ का परिचय हम जानेंगे कि पाठ में आखिर है क्या। देखिए साधारणतः आप लोगों को भी ध्यान में रखना है कि किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमें उस पाठ के बारे में जान लेना चाहिए। ठीक, तो हम पाठ को जानेंगे, पाठ के परिचय को जानेंगे, फिर इसके बाद पाठ के सार को जानेंगे, फिर हम पाठ में प्रवेश करेंगे। तो ध्यान रखना, यहां पर लिखा हुआ है, देखिए इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है। किसकी? पुरुषार्थी। पुरुषार्थी का मतलब क्या होता है? पुरुष प्लस अर्थी। ऐसा पुरुष जो कुछ इच्छाएं रखता है उसे कहते हैं हम पुरुषार्थी। पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म लेने के बाद जैसे विपरीत परिवेश में वीर रह करके प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की तीव्र कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। ठीक, अब यहां पर देखना, उसने कहा कि विपरीत परिवेश में। विपरीत परिवेश का मतलब क्या है कि कहीं कहीं जातिगत भेदभाव बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक, अर्थात निर्धन और दलित परिवार को कहीं ना कहीं सताया भी जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से कहीं कहीं, अब तो 98% ऐसा हो गया है कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर अभी जो हमारे बहुत ज्यादा अन्य पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर ऐसा होता है। तो यहां पर भी वही कहा गया है कि विपरीत परिवेश में रहकर के प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की तीव्र कामना। वो लड़का दलित जाति से है, निर्धन भी है, लेकिन उसकी जो इच्छा शक्ति है वो तीव्र है। बहुत तीव्र इच्छा शक्ति की कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है। किशोर अवस्था जानते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से बता दूं कि एक हमारी होती है बाल्यावस्था। ठीक, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालापन होता है जिसमें हम क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं बाल्यावस्था में। फिर एक हमारी किशोर अवस्था होती है जो हमारी कहां तक चलती है? 9th 10th तक चलती है किशोर अवस्था। ठीक, और फिर इसके बाद एक हमारी होती है तरुण अवस्था जो हमारी 11th 12th और 12th के बाद चलती है, तरुण अवस्था। ठीक, तो इन अवस्थाओं में उन्होंने कहा है कि ये किशोरों के लिए क्या है? एक आत्मविश्वास है। मतलब किशोरों के लिए क्यों कहा, इनके लिए तरुण के लिए क्यों नहीं कहा? देखिए पहली बात तो ये हमारा देखिए पाठ ही है 9th 10th के लिए होता है। 9th वाले 10th के लिए और 10th वाले 9th के लिए कहीं ना कहीं यहां से दोनों क्लासों का संबंध होता है। 11th का 12th से, 12th का 11th से। सिलेबस में भी बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं, तो दोनों चीजों को इन्होंने किशोर अवस्था में रखा है। 9th 10th दोनों किशोर अवस्था के अंतर्गत आती है और बाल वर्ग में आते हैं हमारे बाल्यपन में 6th नर्सरी से लेकर के और 8th तक के बच्चे। तो उन्होंने किशोर अवस्था के लिए आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी उत्पन्न करती है ये कथा। अब यहां पर देखें, किशोर अवस्था एक हमारी बहुत तीव्र अवस्था होती है। इस समय बालक का विकास भी होता है और तीव्र गति से होता है। तो उन्होंने कहा इस समय बालक बिगड़ने के भी चांस रहते हैं। तो ये अगर पाठ वो पढ़ते हैं और इस पाठ से कुछ सीख लेना चाहते हैं तो उनका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। तो आत्मसम्मान भी उत्पन्न करती है, विजय के रथ को प्रशस्त करती है और अपने आगे बढ़ने के लिए क्या है? एक मार्ग प्रशस्त करती है, प्रदान करती है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श बन जाते हैं। ऐसे कर्मवीरों को हम क्या बना लेते हैं? अपना आदर्श बना लेते हैं और अपने जीवन की पतवार को आगे ले जाते हैं और उसमें बहुत संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, जिससे चल करके हमें उसका क्या है? आगे परिणाम मिलता है। वैसे ही यहां पर अब पाठ का सार मिलेगा आपको। यहां पर उन्होंने बता दिया है कि एक ऐसे निर्धन परिवार से, दलित जाति से जन्मे एक बालक की कथा है और वह उच्च पद को प्राप्त करता है। ये पूरा सार है, मतलब निम्न पद से लेकर के उच्च पद तक पहुंचने के बीच की कथा इसमें वर्णित की जा रही है। अब पाठ का सार क्या है? पाठ के सार में का मतलब होता है इस पाठ से हमें संक्षिप्त रूप में क्या मिलने वाला है वो यहां पर बताया जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। कर्मवीरः असौ निज उत्साहेन
विद्याम प्राप्य महत् पदम लभते समाजे च सर्वत्र शतकृतः भवति कथायाः मूल्यं वर्तते यत् निराशा न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तुम भवेत्। ध्यान रखना, ये मैंने केवल इसको पढ़ा है, आप इसका अर्थ भी देख रहे हैं कि नीचे लिखा हुआ है। आप इसको साधारण रूप से पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने कह दिया है, इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर के बहुत बड़ा पद प्राप्त करते हैं। समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है और कथा की वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से भी उससे सभी कामों में लगना चाहिए। ये पूरे पाठ का हमारा सार है, ठीक। लेकिन अब पाठ का सार तो देख लिया, ऊपर कुछ संस्कृत में हमारा लिखा हुआ है जो पाठ का सार है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें कैसे उन्होंने वर्णित किया और कैसे अर्थ को निकाला। ये पाठे प्लस अस्मिन दिया हुआ है, क्या दिया है? पाठे प्लस अस्मिन, ये लिखा हुआ है पाठे प्लस अस्मिन दिया है। बस यहां से आप लोग ध्यान से देखना, तो यहां पर हमारी पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी यहां बेटा? पूर्व रूप संधि, ठीक। पूर्व रूप संधि का मतलब यही है कि इसमें एक सूत्र होता है एंगः पदांताद्यति, पदांताद अति, पदांताद्यति। तो ये सूत्र कहता है कि पहले पद में ए या ओ दो में से कोई भी वर्ण आ जाए और उसके बाद अगर आ आता है तो इस आ को हम अवग्रह के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अवग्रह का मतलब समझते हैं, खंडाकार आ के रूप में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक। अब उन्होंने कहा है कि ये नियम है, तो इसमें देखो ठा में ए की मात्रा लगी है, मतलब ए हमारा इस पद में आ गया है, पीछे आ भी है, तो अब दोनों का मिल करेंगे तो ये देखिए पाठे और आ आएगा तो ये अवग्रह के रूप में आ जाएगा अस्मिन, पाठे अस्मिन, क्या बन जाएगा? पाठे अस्मिन। मतलब पाठ में, इस पाठ में, इस पाठ में समाजे सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, ठीक है ना। पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में, और समाजी मतलब समाजी में सप्तमी का एक वचन लगा है, तो समाज में, इस पाठ में समाज में, कौन सी समाज में? बोले दलितस्य, दलित की, इस समाज की दलित की, एक दलित परिवार था, दलितस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, जैसे दलित है हमारा, ये लिखा हुआ है दलित, दलित लिखा हुआ है, तो ता है अकारांत है, अकारांत है तो इसके राम के समान रूप चल जाएंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य, षष्ठी विभक्ति में बनेगा दलितस्य, ठीक है बेटा। आगे देखेंगे, फिर इसके बाद कहा उन्होंने ग्रामवासी, तो ग्रामवासिनः, ग्रामवासी मतलब ग्रामवासिनः और बहुवचनांत पद लगा हुआ है और सभी ग्रामवासियों की बात की जा रही है। ग्रामवासिनः लगा हुआ है प्रथमा का बहुवचन। फिर इसके बाद पुरुषस्य, पुरुषस्य माने षष्ठी, षष्ठी विभक्ति, दलित ग्रामवासी पुरुष की, ठीक। इसमें बहुवचनांत पद नहीं है, प्रथमा का एक वचन है, क्योंकि एक ही पुरुष है ना, उसकी बात कर रहे हैं वो, तो यहाँ सबकी बात नहीं करेंगे, यहाँ केवल एक दलित की बात ले लो, एक ग्रामवासी की बात ले लो। पाठे अस्मिन, समाज में दलित ग्रामवासी पुरुषस्य माने पुरुष की, अब यहाँ पर भी पुरुषस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, पुरुष की, कथा माने कथा, वर्तते माने वर्णित है, ठीक। यहाँ पर कहानी है या कथा है, दोनों चीज उसकी कह सकते हैं। कर्मवीरः, प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, कर्मवीरः, असौ, ठीक, असौ निज उत्साहेन, अपने उत्साह के लिए, निज माने अपने, ठीक। कर्मवीर लोग जो हैं, तो उन्होंने कहा है जो कर्मवीर लोग होते हैं, असौ माने जो अपने लोग होते हैं, जो कर्मवीर लोग होते हैं, तो निज उत्साहेन, तो निज प्लस उत्साहेन, निज प्लस उत्साहेन, निज प्लस उत्साहेन बराबर निजोत्साहेन, आ जाएगा और उ आ जाएगा, दोनों मिलेंगे ओ हो जाएगा। तो कौन सी संधि हो जाएगी बेटा? यहां गुण संधि का योग बनेगा, गुण संधि, गुण संधि होगी, और गुण संधि का हमारा सूत्र कौन सा होता है? आद गुण, आद गुण, आद गुण हमारा सूत्र होगा, जो कहता है कि पहले पद में आ और दूसरे पद में ई हो तो ए बनता है, और इसके बाद आ के बाद अगर उ होता है तो ओ बनता है,
तो यहाँ पर आ के बाद ऊ आ गया है, तो यहाँ ओ बन जाएगा और निज प्लस उत्साहेन बराबर निजोत्साहेन बन जाएगा। ओ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, तो ये ऐसे चला जाएगा और यहाँ से ऊ निकल जाएगा। अब आधा ता बचा हुआ है, सा बचा हुआ है, तो ठीक ऐसे चले जाएगा। सा बड़ा है, हा आ जाएगा, हा आ गया, मात्रा आ जाएगी, ठीक, और ना बचेगा। तो आपने देखा पूरा शब्द क्या बन गया है, निजोत्साहेन लिखा हुआ है ना, निजोत्साहेन मतलब अपने स्वयं के उत्साह के द्वारा। विद्याम माने विद्या को, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है विद्याम में। कैसे? विद्या के रूप आप लोगों ने देखे होंगे, रमा और लता के समान चलते हैं। रमा और लता, रमा रमाम रमया रमायई, वैसे ही बनेगा विद्या विद्याम विद्या विद्यायई। जैसे लता लताम लतया लतायई, वैसे ही बनेगा विद्या विद्याम विद्या विद्यायई। तो द्वितीय विभक्ति में बनेगा विद्याम, मतलब अपनी विद्या को प्राप्य, विद्या को प्राप्य। अब प्राप्य में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है और आप धातु लगी हुई है और इसमें ल्यप प्रत्यय के योग से हमारा बन गया है प्राप्य। तो प्राप्य बन जाने पर उन्होंने आप धातु प्राप्त करने के अर्थ में है, तो उन्होंने कह दिया प्राप्त मतलब पा करके। महत पदम, महत पदम का मतलब होता है, महत माने महान या उच्च, पदम माने पद। उच्च पदवी को क्या करते हैं, लभते माने प्राप्त करते हैं, अर्थात उस उच्च पदवी को प्राप्त कर लेते हैं। तो लभते बनेगा आत्मने पद में। कहां बनेगा? आत्मने पद में। लभते लभेते, लभते लभेते लभंते, लभंते, ठीक, लभते लभेते लभंते बनेगा हमारा। तो ये हमारा बनेगा कहां पर, प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, और कहां पर, लट लकार में, आत्मने पद में। ध्यान रखिएगा, लव धातु आत्मनेपदी धातु है, ठीक, जैसे सेव धातु आत्मनेपदी धातु है। तो यहां पर लभते बन गया है। फिर उन्होंने कहा समाजे, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन, चा माने और, ठीक। फिर उन्होंने कहा सर्वत्र, सर्वत्र सर्व प्लस अत्र बराबर सभी जगह की बात कर रहे, सर्वत्र। सत्कृता, ठीक, सभी जगह। सत्कृता का मतलब होता है सम्मान, सम्मान, और भवती का मतलब होता है, अर्थात ऐसे उच्च पद को प्राप्त करने के बाद वह समाज में क्या करते हैं, और वह समाज में सर्वत्र सभी जगह पर सत्कार प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं। तो सत्कृता में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, लेकिन पीछे भा होने की वजह से यहां पर क्या हो गया है, ओ हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, पीछे इस भा की वजह से यहां ओ हुआ है। वैसे यहां पर अगर सिंगल लिखा जाएगा तो हम लिखेंगे कैसे, सत्कृता, लेकिन अगर पीछे यहीं भा आ जाएगा तो ये ओ में परिवर्तन कर लेगा, सत्कृतो हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहां भवति भवता भवंती हमारा लट लकार लगा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, भू धातु लगी हुई है और तिप प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए भू धातु और तिप प्रत्यय से, भू से बनेगा हमारा क्या, भाव। भू से क्या बनेगा बेटा, भाव, और भाव से तिप प्रत्यय का ती जुड़ जाएगा और पकार की संज्ञा और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, भवति भवतः भवंती बनेगा। फिर इसके बाद लिखा है कथायाः, षष्ठी विभक्ति का रूप बना हुआ है। यहाँ क्या लिखा है, कथायाः, षष्ठी विभक्ति का रूप बना हुआ है। मूल्यम माने मूल्य को, कथा के मूल्य को, वर्तते माने वर्णित किया गया है, यहाँ पर वास्तविक स्वरूप को बताया गया है। यत माने जो, निराशा माने निराश, न माने स्यात्, न माने नहीं, और स्यात् माने होना चाहिए, अर्थात कथा के मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत, उत्साह से ही सभी कामों में क्या है, उसको लगना चाहिए। उत्साहेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ठीक, उत प्लस शाहेन, उत्साहेन, ठीक। तो उत्साहेन लगा हुआ है यहाँ पर और तृतीय विभक्ति है, तो रामेण वैसे ही उत्साहेन। सर्वम में द्वितीय विभक्ति सभी को, कर्तुम क्री धातु है, तुमुन प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय हमारा लगा हुआ है, तुमुन, ठीक। अब यहाँ पर क्री धातु से बनेगा कर, कर, तो क्री धातु से कर कैसे बनेगा, री को अर हमारा गुण हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहेगा, उकार की और नकार की संज्ञा होगी, तस्लोपा से लोप होगा और हमारा तुम शेष बचेगा। इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा कर, ठीक, और रा में हलंत रहेगा, तुम जुड़ेगा तो यहाँ पर देखिए ये तुम बन जाएगा।
लेकिन रा आधा है तो मकार के ऊपर जाएगा, तो माँ के ऊपर जैसे ही रा जाएगा तो ऐसे बनेगा कर तुम। अगर अब पीछे क्या है, अगर हमारा व्यंजन होता है तो मकार का हम क्या कर लेते हैं, अनुस्वार में परिवर्तन कर देते हैं और बन जाएगा कर तुम। ठीक, बन गया ना कर तुम। प्रभवेत, तो प्रा उपसर्ग है और एत एताम एयु, तो ये हमारा विधिलिंग लकार का रूप लगा हुआ है भवेत। प्रभवेत ये विधिलिंग लकार का रूप लगा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन का, ध्यान रखिएगा। ठीक, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है, इसीलिए देखिए अर्थ में भी लिखा हुआ है लगना चाहिए। तो इस एत की वजह से प्रा उपसर्ग पूर्वक भू धातु से एत प्रत्यय, एत लगा हुआ है। अब यहां पर बना हुआ है भवेत। देखिए भू से बनेगा भाव, भू से क्या बनेगा, भाव, तो प्रा प्लस भाव बन गया। अब एत का ए यहां आ जाएगा और ता यहां लग जाएगा, बन जाएगा प्रभवेत, ऐसे बन जाएगा प्रभवेत, बन गया ना। यही हमारा रूप यहां पर बना हुआ है प्रभवेत। तो यहां पर विधिलिंग लकार लगा हुआ है। ठीक है बेटा, ध्यान रखोगे इस बात का। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी को वर्णित किया गया है। अब यहां से हम करेंगे क्या, पाठ को प्रारंभ। पाठ का पहला पैराग्राफ रहेगा, पाठ के पहले पैराग्राफ से हम लोग यहां शुरुआत करेंगे, ध्यान रखना। तो पहले पैराग्राफ में उन्होंने यहां से देखिए गांव से कैसे बताते हैं वो, कि अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्रामः निवसन्ति स्म तत्राति निर्धनाः शिक्षा विहीनाः क्लिष्ट जीवनाः जना तेषु अन्यतमस्य जनस्य परिवारः ग्रामाद् बहि स्थितायां कुट्यां न्यवसत्। कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान् आतपमात्राद् रक्षति न वृष्टे। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेका पुत्रः कनीयसी दुहिता चेत्यासन। ये पूरा इसका धीरे धीरे क्या किया, पाठ किया। अब पाठ करने के बाद अब इसको देखेंगे कि इसमें क्या वो बताना चाहते हैं। ठीक, अस्ति मतलब है, तो अस्ति मतलब है, लास्ट में जाएगा ये। बिहार राज्यस्य माने बिहार राज्य की, दुर्गम प्राये प्रांतरे, अर्थात बिहार राज्य का एक ऐसा दुर्गम प्रांत है, एक दुर्गम प्रांत है। दुर्गम मतलब कठिन रास्ता, दुर्गम का मतलब क्या होता है, कठिन रास्ता, क्लिष्ट रास्ता, ऐसा रास्ता वास्तविकता में जो दुख से भरा हुआ है। ठीक, दुर्गम प्राये प्रांतरी, ऐसा हमारा दुर्गम प्रांत है। उस प्रांत में एक भीखन टोला नाम का, भीखन टोला एक नाम है और एक नाम का एक ग्राम है, गांव है। भीखन टोला नाम ग्रामः, अर्थात भीखन टोला नाम का एक ग्राम है। अब यहां देखें थोड़ा सा, दुर्गम प्राय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, विहार राज्यस्य में षष्ठी का एक वचन लगा है, प्रांतरे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, तो यहां आप लोग भी आप मार्क कर दे जाएंगे, अपनी पेंसिल से लिखते भी जाएंगे, ध्यान रखना। इसमें जो लगा हुआ है ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। इसमें लगा हुआ है सप्तमी का एक वचन और इसमें भी सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, इसीलिए यहां अर्थ निकलेगा बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, एक दुर्गम प्रांत में क्या है, भीखन टोला नामक ग्राम है। अस्ति माने है। ठीक, भीखन टोला नामक ग्राम है। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में एक भीखन टोला नाम का एक क्या है, गांव है। यहां तक समझ में आया बेटा। अब आगे देखें, फिर उन्होंने कहा निवसति, निवसन्ति इसम। अब निवसन्ति तत्रास्ति निर्धनाः शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवनाः जनाः। तो उन्होंने कहा एक भीखन टोला नाम का एक गांव है और उस गांव में निवसन्ति माने रहते हैं, रहते थे, वहां पर रहते थे। तत्रास्ति वहां, तत्र माने वहां, अति निर्धनाः बहुत ही निर्धन अर्थात बहुत ही गरीब, वहां पर बहुत ही गरीब, शिक्षा विहीना माने शिक्षा से विहीन, क्लिष्ट जीवना अर्थात दुखित, दुखियों से भरा, दुख से भरा हुआ जीवन है जिसका, ऐसे जनाः ऐसे लोग निवसन्ति इसमें रहते थे, ऐसे लोग वहां पर रहते थे।
अब यहां पर उन्होंने सीधा सीधा बता दिया है। देखिए, जब अर्थ निकालना होता है तो थोड़ा अन्वय करना होता है, किसी भी शब्द को आगे पीछे भी करना होता है। ठीक, अब निवसंती जो लगा हुआ है तो नि उपसर्ग लगा हुआ है हमारा, और वस धातु है। वस धातु काय के अर्थ में है? रुकने के अर्थ में, वसने के अर्थ में। ठीक, तो यहां पर तीता अंति, और अगर देखें तो प्रत्यय कौन सा होगा? तिप्तस झी, जी प्रत्यय होगा यहां। ठीक, झी, झी को अंति आदेश होता है, अंत आदेश होता है झोंता से। ठीक, झोंता सूत्र से अंत आदेश होगा, और अंत आदेश होगा तो ऐसे हमारा बन जाएगा अंतो, ये ती आएगा ऐसे। ठीक, अंति, तो ऐसे बन जाता है हमारा निवसंति। ठीक, उपसर्ग बन जाएगा निवसंति। तो निवसति, निवसतः, निवसंति, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा निवसंति। ठीक, इसमें था। ठीक, तत्र, तत्र माने वहां, तत्र मतलब वहां, और अति निर्धनाः, अति निर्धनाः, ध्यान रखना बेटा। अब उन्होंने कहा तत्र माने वहां, अति निर्धना मतलब बहुत ही गरीब, निर्धन, जिनके पास धन नहीं होता वही तो है निर्धन। ठीक, तो अति निर्धन थे, इनके पास और भी कम, बिल्कुल भी खाने के लिए जो सुबह सोच खा लेते थे तो शाम को सोचना पड़ता था, शाम को खाते थे तो सुबह सोचना पड़ता था, ऐसे अति निर्धना। तो यहां पर बनेगा हमारा आ प्लस आ, दोनों मिलकर के यहां बनाएंगे हमारा क्या? बड़ा आ। क्या बनाएंगे? बड़ा आ बना लेंगे। तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी दीर्घ संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, और सूत्र भी उसका होगा दीर्घ संधि का हमारा कौन सा? अकह शवर्णे दीर्घ, अकह शवर्णे दीर्घ, अकह शवर्णे दीर्घ। यहां पर दीर्घ संधि का सूत्र लग जाएगा, और नियम यही कहता है कि आ मिलकर के दीर्घ बनेगा। तो आ की मात्रा त्रा में लग जाएगी, तो तत्रा, और आ चला जाएगा तो ती, तत्राति निर्धनाः, तत्राति निर्धनाः शब्द बन गया हमारा तत्राति निर्धना। मतलब तत्र माने वहां पर अति निर्धन और ऐसे गरीब व्यक्ति रहते थे जो बहुत ही दुखी थे। अब शिक्षा विहीना, शिक्षा से विहीन, शिक्षा विहीना, शिक्षा से विहीन मतलब शिक्षा तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता है, गरीब भी थे और वहां पर गवर्नमेंट की भी नजर नहीं पहुंच रही है, तो क्योंकि दुर्गम प्रायः रास्ते हैं। ठीक, तो ऐसे वहां पर लोग भी हैं। तो अब यहां पर देख लेंगे तो ये लगा हुआ है प्रथमा का बहुवचनांत पद, जैसे रामः रामौ रामाः, वैसे निर्धनः निर्धनौ निर्धनाः। ठीक, वैसे ही यहां पर भी प्रथमा का बहुवचन लगा है शिक्षा विहीनाः, शिक्षा विहीनः, शिक्षा विहीनौ, शिक्षा विहीनाः। तो प्रथमा का बहुवचन यहां लगा है रामः रामौ रामाः, तो यहां पर भी विहीनः विहीनौ विहीनाः। तो यहां पर प्रथमा का बहुवचन और यहां पर भी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। फिर उन्होंने कहा क्लिष्ट जीवनाः। तो क्लिष्ट मतलब क्या होता है? बहुत ही कठिन, कठिन और दुखित और संकटों से भरा हुआ ऐसा जीवन जैसा, ठीक, वही कहलाता है क्लिष्ट जीवनाः। तो प्रथमा का बहुवचन यहां पर भी लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ध्यान रख लेना क्या लगा है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। और जनाः, जनाः में जनः जनौ जनाः, जनः जनौ जनाः मतलब उन्होंने सीधा बोल दिया है जनः जनौ जनाः, तो प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा है। ठीक, आगे देखें। अब उन्होंने कहा तेसेस्व, तेसु, तेसु प्लस एव प्लस अन्यतमस्य, अन्यतमस्य दिया हुआ है। ठीक, अब यहां पर यण संधि हो जाएगी। क्या होगी? यहां पर यण संधि होगी। तो कैसे हो जाएगी? ते श और उ निकल जाएगा और प्लस एव आ जाएगा, प्लस अन्य तमस्य आ जाएगा, अन्य तमस्य आ गया। ठीक, अब इसमें उ के स्थान पर वा कर देंगे यण संधि के आधार पर, शा और वा हो जाएगा और एव हो जाएगा। ठीक है बेटा, और अन्य तमस्य हमारा यहाँ ज्यों का त्यों आ जाएगा, अन्य तमस्य। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे? सा आधा हो जाएगा, वा जुड़ जाएगा, एक ही मात्रा लगेगी तो तेस्वेस्व, और
वह हमारा जुड़ जाएगा, अन्य तमस्य का वह आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा और बन जाएगा बड़ा, दीर्घ संधि का योग बनाएगा और आधा ना और या और तमस्य यहां सीधा सीधा जुड़ेगा। शब्द बनेगा हमारा तेसेस्व अन्य तमस्य, तेसेस्व अन्य तमस्य। तो पूरे पद की बात करें तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और नहीं तो यहां पर यण संधि का योग बना हुआ है यहां और दीर्घ संधि का योग यहां बना हुआ है। इसके बाद होगा हमारा शब्द, ठीक, तो यहां जनस्य शब्द आ गया। अब जनस्य में भी हमारा षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, पूरे इसमें हमारी षष्ठी विभक्ति और जनस्य में भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, ध्यान रखोगे, जनस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। जनस्य में षष्ठी विभक्ति कैसे लगेगी? जनः, जनम, जनेन, जनः जनम जनेन, जनेन, जनाय, जनात, जनस्व, ठीक, और जने, ऐसे रूप चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। अब द्विवचन में आएंगे तो जनऊ, जनऊ, जनाभ्याम, 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 जनयो हो, जनयो हो, ऐसे रूप चल जाएंगे राम के समान। जनस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, परिवारः, परिवारा में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, परिवारः, क्या लिखा है? परिवारः, ठीक। अब ओ क्यों हो गया है? परिवारों क्यों हो गया है? पीछे गा लगा हुआ है, वर्ग का तीसरा अक्षर लगा हुआ है, का खा गा का वर्ग का तीसरा अक्षर लगा हुआ है, इसीलिए वहां पर ओ हो गया है। तो विसर्ग संधि होनी चाहिए, यहाँ विसर्ग के स्थान पर उत्त संधि हो गई। परिवारा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ठीक, प्रथमा विभक्ति का एक वचन यहां पर लगा हुआ है। आगे देखें, आगे हमारा दिया है ग्रामाद, ठीक, तो ग्रामाद में यहां ग्रामात लिख लें, ग्रामात में ग्रामात, ठीक। दा क्यों हो गया? पीछे बा है, इसीलिए यहां पर जस्त संधि का योग बन गया है, व्यंजन संधि का, तो ता के स्थान पर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर लिया है, तो दा हो गया है, ठीक। अब ग्रामात में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? पंचमी। कौन सी लगी है? पंचमी। पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, पंचमी विभक्ति का यहां पर एक वचन रूप लगा हुआ है, ग्रामात। वही, वही का मतलब होता है बाहर, ठीक। ग्रामात माने गांव से, वही माने बाहर, बहिर, ठीक, बहिर, यहां रा हो जाएगा तो बहिर हो जाएगा और गांव से बाहर। उन्होंने कहा है कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में एक भीकट टोला नाम का गांव है, वहां पर ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो अत्यधिक निर्धन है, शिक्षा विहीन है, जिनका जीवन क्लिष्ट है, ऐसे लोग। तेसेषु अन्य तमस्य जनस्य परिवार, और बोले अन्य परिवारों के अपेक्षा ग्रामात वह क्या करता है? ग्रामात माने गांव से, जो अन्य परिवार हैं वो तो गांव में भी रहते हैं, उनका तो घर बार बना हुआ है, लेकिन ये गांव से बाहर, जिसकी ये कहानी है वो गांव से, ग्रामात में पंचमी विभक्ति लगी और ये गांव से, वही माने बाहर, स्थितयाम माने स्थित, स्थितायाम कुट्याम, गांव से बाहर स्थित कुटी में, ठीक, गांव से बाहर स्थित कुटी में न्यवसत माने निवास करता है, निवास करता है, अर्थात गांव से बाहर एक कुटी है उसमें निवास करता है। अब यहां देखेंगे ग्रामात में पंचमी, वही में यहां विसर्ग संधि हो गई है, प्रथमा का एक वचन मान लें, और स्थितायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, स्थित सप्तमी विभक्ति एक वचन। कुट्याम में कुटी कुटी, कुटी कुटीम, कुट्या कुट्या, कुट्या कुट्या कुट्याम, तो ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन कुटी में भी लग गया है। कुटी माने झोपड़ी, अर्थात गांव से बाहर स्थित एक उनकी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में न्या अवसत, ठीक, तो ये हमारा न्यवसत माने रहते थे, तो ये हमारा कहां का रूप लगा हुआ है? लंग लकार भूतकाल का रूप लगा हुआ है, न्यावसत, नि उपसर्ग है यहां पर और आवसत यहां पर रूप लगा हुआ है, आवसत, और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा न्यावसत। नि यहां लगने पर यण संधि का योग हो गया है और ई के स्थान पर या हो गया है, आवसत का आ मिलेगा तो या पूरा हो जाएगा और वसत यहां पर लिख दिया जाएगा और ना आधा कर दिया जाएगा, तो न्यावसत, ऐसे हमारा रूप बन जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद दिया हुआ है कुटी,
तू। अब वो लोग क्या है, गांव से बाहर एक कुटी है और कुछ कुटी में निवास करते हैं। तो कुटी तो जीर्ण प्रायत्वात परिवार जनान आतप मात्रात रक्षति। देखना, ना वृष्टि, यहां तक ध्यान दे लेना। एक एक शब्द पर क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि एक बार अगर कहानी आपके दिमाग में बैठ गई तो जीवन में नहीं भूलेगी। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं कि पैराग्राफ दे देते हैं, ये कहाँ का पैराग्राफ है, कहानी का पहले शुरुआत का है कि अंत का है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना। कहानी बहुत विधिवत तरीके से आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपने उसने वाक्य बोला और हमें पता चल जाना चाहिए कि ये वाक्य कहाँ से आया हुआ है। ध्यान रख लेना, शुरुआत का है कि बीच का है कि अंत का है, ये वाक्य प्रयोग में हमें वाक्य पता चल जाना चाहिए। अब उन्होंने कहा कुटी तो, कुटी एक वचन और तो माने तो कुटी तो जीर्ण प्रायत्वात, अर्थात जीर्ण माना होता है टूटी फूटी, अर्थात बनी तो थी लेकिन जीर्णम थी, जर्जर थी, अर्थात टूटी हुई थी, कहीं बिखरी हुई थी, बनी हुई थी। ठीक, तो जीर्णत्वात, जीर्ण प्रायत्वात, पहले से ही क्या है वो जीर्णत्वात, जर्जर थी। परिवार जनान माने परिवारजनों को जो कुटी थी वो पहले से ही ऐसी थी, जीर्ण थी, टूटी हुई थी कि वो परिवारजनों को, परिवार के लोगों को आतप मात्रात, आतप का मतलब होता है सूर्य की धूप या गर्मी से, सूर्य की तपन से, मात्राद माने मात्र सूर्य की गर्मी से रक्षति माने रक्षा करती थी। न वृष्टि मतलब जल से नहीं, वर्षा के जल से नहीं, वर्षा से नहीं, केवल और केवल सूर्य की गर्मी से, धूप से बचा लेती थी। क्योंकि सूर्य नहीं पड़ता था और टूटी हुई थी, और पानी जब गिरता था वर्षा का तो उसमें क्या है बहुत छिद्र थे, तो अंदर पूरा गीला हो जाता था। इस प्रकार की उनकी कुटी थी। अब यहां देखें कि जीर्ण प्रायत्वात में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। जीर्ण प्रायत्वात में पंचमी विभक्ति का एक वचन है और परिवार जनान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, अब यहां देखें आतप मात्रात में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा। ठीक, अब यहां कैसे पंचमी का एक वचन, यहां ता लगा है तो भी आपने पंचमी का एक वचन बोला, यहां दा लगा हुआ है तो भी आप पंचमी का एक वचन कह रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया है, आ तप मात्रा तो यही था, लेकिन पीछे अंतस्थ व्यंजन आने की वजह से यहां जसत्व संधि का योग हो गया और क्या हो गया, ता अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर लिया, ता था दा में परिवर्तन कर लिया उसने और बन गया आतप मात्राद। ठीक, ध्यान रखोगे। अब यहां देखें रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, रक्ष धातु है, रक्ष हमारी धातु है और ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, रक्षन्ति। तो ये कहां का रूप लगा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है रक्षति। ठीक, अर्थात वो रक्षा करती है, न वृष्टि। ठीक, वृष्टि का रूप है न वृष्टि से। ठीक, तो ये पंचमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, वृष्टेः वृष्टेः वृष्टियाम, पंचमी विभक्ति में बनता है वृष्टेः वृष्टि। ठीक, आगे दिया हुआ है परिवारे माने सप्तमी का एक वचन, परिवारे स्वयं गृह स्वामी, और इसमें परिवार का वह स्वयं मुखिया था। मुखिया मतलब जो एक घर का एक बड़ा सदस्य होता है, परिवार को चलाने वाला होता है, उसे हम गृह स्वामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गृह स्वामी, घर को चलाने वाला, घर का बड़ा व्यक्ति। तो परिवारे माने परिवार में, स्वयं माने वह स्वयं, गृह स्वामी माने घर का स्वामी था, मुखिया था। तस्य माने उसकी, भार्या माने पत्नी, तयोरेकाः पुत्रा और उसकी एक पत्नी और एक पुत्र, तयोरेका और उसका एक, उसके उन दोनों के, तयो माने उन दोनों के, भार्या और गृह स्वामी जो दो लोग थे, बोले उन दोनों के एक पुत्र और कनियसी दुहिता है।
कनियसी माने छोटी या लघु, ठीक, लगी, दुहिता माने पुत्री, एक छोटी पुत्री, चा इति आसन, और वहां पर रहती थी, ठीक, मतलब उनके परिवार में 4 सदस्य थे और चारों सदस्य वहां रहते थे। एक पुत्र था, एक छोटी पुत्री थी, पुत्र बड़ा था, ठीक, दोनों के एक पुत्र और एक पुत्री थी और वो उस कुटिया में रहते थे। यहां पर देख लेंगे परिवार में सप्तमी विभक्ति, गृह स्वामी में प्रथमा, स्वयं स्वयं लिखा हुआ है, तस्य में षष्ठी विभक्ति, भार्या में प्रथमा का एक वचन। तयोः रेकाः, तयोः प्लस एकाः बराबर तयोरेकाः, ठीक। तो यहां पर जो रूप लगा हुआ है ये कहां का लगा हुआ है? षष्ठी विभक्ति, दोनों के एक पुत्र था, तो ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन का रूप लगा हुआ है। किसका? तद का रूप। ते क्या हो जाएगा हमारे तद के रूप? ताह तौ ते, तो तौ तौ ताभ्याम ताभ्याम तयोः तयोः, तयोः तयोः, ठीक। तो ये हमारा षष्ठी विभक्ति का रूप बन जाएगा, तयोः तयोः। एका माने एक, पुत्रा में प्रथमा का एक वचन, कनियसी में प्रथमा का एक वचन, और कनियसी माने लघु या छोटा। दुहिता का मतलब होता है पुत्री, प्रथमा का एक वचन। चा इति आसन, तो यहां हो जाएगा हमारा चा प्लस इति प्लस आसन, ऐसे बनेगा। देखिए आसन, यहां पर यण संधि भी है और दीर्घ संधि भी है, ठीक। तो यहां पर यण संधि और गुण संधि, आ के बाद ई आने पर ए बनता है। क्या बनता है? ए। तो ए की मात्रा लग गई है चा पर, तो यहां से ई चला गया, ठीक। अब यहां हो जाएगा चेती। क्या हो गया? चेती। अब यहां पर लगेगा यण संधि, तो चे ता में से क्या निकाला? ई, और आसन बच जाएगा हमारा। क्या लगेगा? आसन। अब ई के स्थान पर कर दो यण संधि से या, तो चेत प्लस या प्लस आसन हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा क्या? चेत्य, और ये आधा है और आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा आसन, चेत्यासन बन जाएगा, चेत्यासन हो गया। चलिए, तो यहां यण संधि भी है और गुण संधि भी है, ध्यान रखना, ठीक बेटा। आगे देखें, आगे देख लें, इसका अर्थ देखें आप। उन्होंने क्या कहा है कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखनटोला नामक एक गांव है, वहां बहुत गरीब, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते थे। उन शबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर कुटिया में निवास करता था। झोपड़ी टूटी जैसी थी जो परिवार वालों को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। परिवार में स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी और उसका पुत्र और एक छोटी बेटी थी। परिवार में इतने लोग उसके थे, ठीक। आगे देखें, परिवार में इतने ही लोग थे, उसके परिवार में इतने ही लोग थे। फिर इसके बाद दिया हुआ है उन्होंने तस्मात्, दूसरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है, ठीक। तस्मात् ग्रामात् क्रोशम मात्र दूर, क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासन संस्थापिता। यहां से देखें, अब तस्मात् में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, यहां पर दा हो गया है ता की जगह। क्यों हुआ है दा? क्योंकि पीछे तृतीय वर्ण है, इसीलिए दा हो गया है, ठीक। इसमें अगर संधि हम करेंगे, संधि अगर आप करते हैं तो ग्रामात् प्लस तस्मात् प्लस ग्रामात्, तस्मात् प्लस ग्रामात्, अगर इतना करते हैं तो यहां पर दा लग जाएगा, क्योंकि ता था, दा में परिवर्तन हो जाएगा ये जो यहां लिखा हुआ है। तो जसत्व संधि है, व्यंजन संधि, ठीक। तस्मात् ग्रामात् बोले उसी गांव से, उसी गांव से, कौन से गांव से? जिस भीखनटोला गांव में रहते थे वो, तो उसी गांव से कोस मात्र दूरम, एक कोस की बात कर रहे हैं कि एक कोस मात्र, दूरम माने दूर, प्राथमिका माने प्राथमिक, विद्यालय माने विद्यालय, प्रशासनेन प्रशासन के द्वारा संस्थापिता माने संस्थापित किया गया था। अर्थात उस गांव से एक कोस दूर क्या है? एक विद्यालय स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? प्रशासन के द्वारा,
ठीक, अर्थात हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा वहां पर एक क्या दिया गया था, एक विद्यालय खोला गया था जो प्राथमिक विद्यालय था, अर्थात 5th तक के बच्चे उसमें 6 तक के पढ़ते थे। ठीक, ध्यान रखेंगे। फिर उन्होंने कहा तस्मात् में पंचमी विभक्ति, ग्रामात् में पंचमी विभक्ति, क्रोशम मात्र दूरम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, प्राथमिका में प्रथमा विभक्ति लगी है, विद्यालय में प्रथमा विभक्ति, प्रशासनेन में हमारी लगी हुई है क्या, तृतीय विभक्ति का एक वचन, जैसे रामेण वैसे ही प्रशासनेन। ठीक, फिर उन्होंने कहा संस्थापितः, यहां पर भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, एक विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय। तत्रैका नवीनः दृष्टि संपन्नः सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षकः समागतः। तत्र माने वहां, ऐकाः माने एक, तत्रैकाः, तो यहाँ वृद्धि संधि हो गई है, भले एक की बात कर रहे हैं, तत्र प्लस एकाः बराबर तत्रैकाः। यहाँ आ और यहाँ ए आने पर दोनों मिलकर के ऐ बन गए हैं और यहाँ पर 2 मात्राएं लग गई हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पर बना हुआ है तत्रैकाः। अब आप देख रहे होंगे तो यहाँ तो ओ है, यहाँ पर विसर्ग लगा दिया सर ने, तो इन विसर्ग के स्थान पर ही ओ हुआ है, क्यों, पीछे ना लगा हुआ है इसलिए। ठीक, तो तत्रैको मतलब तत्र माने वहां, कहां, जहां विद्यालय एक स्थापित है गवर्नमेंट के द्वारा, प्राथमिक विद्यालय, उसी विद्यालय में एक नवीन माने नया, नई, नवीन माने नया या नई, दृष्टि माने नई सोच संपन्न, दृष्टि संपन्न, अर्थात एक नवीन दृष्टि संपन्न, नई सोच को रखने वाला एक शिक्षक, सामाजिक सामरस्य रसिक, मतलब समाज में भेदभाव नहीं करता था और समाज के प्रति उसकी क्या है, भावना अच्छी थी। तो एक शिक्षकः समागतः, शिक्षकः समागतः मतलब एक शिक्षक वहां पर आया, समागतः मतलब एक शिक्षक वहां पर क्या हुआ, आया, कहां, उस विद्यालय में। तो सामरस्य रसिका, शिक्षिका में प्रथमा विभक्ति, सम प्लस आगतः बराबर समागतः, दीर्घ संधि हो गई, समागता, दीर्घ नहीं, सम उपसर्ग है, सीधा मिल गया है, व्यंजन संधि ही है, तो समागता मतलब आया। तो भीखन टोलाम, क्या लिखा हुआ है, भीखन टोलाम, भीखन टोला को दृष्टुम आगता, देखने के लिए आया। उसने देखा कि जब वो विद्यालय में आया वो शिक्षक, तो उसने कहा आस पड़ोस के विद्यालय के, वो गांवों के बच्चों को भी देख लिया जाए। तो आसपास पड़ोस के बच्चों को देखते हुए वह भीखन टोलाम माने भीखन टोला को, दृष्टुम माने देखने के लिए, आगता माने आया। अब दृष्टुम में यहां पर देख लेंगे, भीखन टोलाम में द्वितीय विभक्ति लगी है, टोला के रूप रमा के समान चलेंगे, तो रमा रमाम रमया रमायई, तो भीखन टोला, भीखन टोलाम, भीखन टोलया, भीखन टोलायई, ऐसे रूप चलेंगे। ठीक, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। अब उन्होंने कहा दृष्टुम, तो दृश्य धातु है, दृष्टुम में दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय है, जिससे हमारा बना हुआ है दृष्टुम। ठीक, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है दृष्टुम में। अब यहां ष्टुत्व संधि हो गई है, क्या हो गई है, ष्टुत्व संधि हुई है। तो ष्टुत्व पहले यहां पर हो जाएगा सा, दृश्य की जगह देखें यहां पर सीधे षटकोण वाला सा हो जाएगा और ता की जगह टा हो जाएगा और मा शेष बचेगा, उ और ना की संज्ञा हो जाएगी। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा कैसे जुड़ेगा, दृष्टुम बन गया ना, दृष्टुम। यहां पर व्यंजन संधि का योग है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक, तो दृष्टुम और आगतः बराबर दृष्टुम आगतः। ठीक, तो भीखन टोला को देखने के लिए आया, शाह मन वह, कदाचित माने कोई, कदाचित जैसे उसने देखा तो खेलन रतम, खेल में लीन, एक खेल रहा था एक बच्चा, जैसे ही उसका कदाचित उसने जैसे ही देखा तो एक खेल में लगा हुआ था, कौन, दलित बालक को, खेल में लीन एक दलित बालक को विलोक्य माना देख करके, विलोक्य मतलब देख करके, तस्या आपात रमणीय, तस्य माने उसको, आपात रमणीय मतलब अचानक से, आपात रमणीय अचानक से उस पर क्या है, मोहित हो गए, अचानक से उसको स्वभावेन अभिभूता, अपने अंदर उन्होंने देखा और उस पर मोहित हो गए और वह उनको अच्छा लगने लगा। ठीक, अब यहां से देखेंगे
कि खेल रतम में द्वितीय विभक्ति लगी है, दलित बालकम में भी द्वितीय विभक्ति लगी है, विलोक में भी उपसर्ग है और लुक धातु से हमारा लगा हुआ है क्या, ल्यप प्रत्यय के योग में विलोक गुण होकर के लोक बन जाएगा, विलोक बन जाएगा। ठीक, तस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है। और आपात रमणीयेन, तो आपात तस्यापात, तस्य प्लस आपात बराबर तस्यापात, तो दीर्घ संधि भी हो गई है, तस्य प्लस आपात। ठीक, तो यहां दीर्घ संधि भी होगी, तस्यापात। फिर रमणीयेन, रमणीयेन तो तृतीय विभक्ति भी हो गई है, तो यहां पर तस्यापात रमणीयेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। फिर इसके बाद स्वभावेन, स्वभावेन अभिभूता, स्वभावेन अभिभूता, स्वभावेन अभिभूता। स्वभाव मतलब अपने स्वभाव के द्वारा अभिभूत कर लिया, उस बालक ने अपने स्वभाव के द्वारा उनको अभिभूत कर लिया, अपने बस में कर लिया। ठीक, स्वभावेन में तृतीय विभक्ति, अभिभूता तो दोनों मिल गए हैं, तो यहां दीर्घ संधि हो गई है। कैसे, ये बनेगा स्वभावेन प्लस अभिभूता, अभिभूता, स्वभावेन अभिभूता। समझ में आया ना। अब यहां पर आ और यहां आ, ध्यान रखिए। अब आ और आ मिलकर के यहां पर क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, तो दीर्घ संधि बनेगी इसमें, आ जुड़ जाएगा, अभिभूता का आ चला जाएगा यहां से, और अभी भी निकल जाएगा, भूता, अभिभूता, स्वभावे न अभिभूता। ठीक, अब इसके बाद उन्होंने कहा शिक्षकम, माने शिक्षक को, बालकमेनो, बालकम एनो, बालक को, स्वविद्यालयम आनियो, स्वबालक, उस बालक को उन्होंने क्या किया, अपने विद्यालय में, स्वविद्यालय मतलब वो जो एक कोस दूर विद्यालय स्थापित था, वो अपने विद्यालय में आनिय माने ले आए, लेकर के स्वयं माने स्वयं से शिक्षितुम आरंभ, उसकी शिक्षा को क्या किया उन्होंने, शिक्षितुम पढ़ने के लिए, उसको शिक्षित करने के लिए उसकी शिक्षा को आरंभ किया, मतलब स्वयं से वो पढ़ाने लगे और उसको शिक्षा के बारे में ज्ञान देने लगे। बालकम एनो तो बालकम एनो, स्वविद्यालयीन तो अनीयर प्रत्यय लगा हुआ है यहां। ठीक है, अनीय जो नी धातु है लाने के अर्थ में, और स्वयं शिक्षितुम अलग हो जाएगा, तुमन प्रत्यय, आरभ, आरभ तो माने आरंभ किया। ठीक, रभ धातु है तो आरंभ हो जाएगा। अब इसके बाद अर्थ देखेंगे आप, अर्थ में क्या दिया हुआ है, उस गांव से मात्र 1 कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, उस गांव से मात्र 1 कोस दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय सरकार के द्वारा स्थापित की गई। वहां एक नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक भीखन टोला देखने आए। उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गए। शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर के पढ़ाना शुरू कर दिया। शिक्षक ने क्या किया, उस बालक को अपने विद्यालय में लाए और उस पर क्या पढ़ाना उसको चालू कर दिया। आगे देखेंगे, तीसरे नंबर का पैराग्राफ दिया हुआ है। तीसरे नंबर के पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा है, देखें जरा, कि बालकोपि, बालकोपि तस्य शिक्षण शैल्या आकृष्टः शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गति रीति मन्यमानः निरंतरम अध्यवसायेन विद्याधिगमनाय निरतः अभवत्। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतः तस्यैव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्व अध्यवसायेन च प्रथाम्यं प्रापः। छात्राणाम् अध्ययनं तपः इति भूयो भूयः स्वविद्या गुरुणोपदिष्टो असौ बालकः पित्रो अर्थाभावेपि छात्रवृत्त्या
कनीयस छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगर गते महाविद्यालय प्रवेशम अलभत। ठीक, अब समझना यहां से, मैंने तो केवल अभी पढ़ा है इसको, ठीक, केवल पढ़ करके इसको आगे बढ़ाया। आगे देखेंगे, आगे देखें, उन्होंने कहा बालकः अपि, बालकः प्लस अपि बराबर बालकोपि, बालकः प्लस अपि बराबर बालकोपि। तो विसर्ग के स्थान पर यहां उत्त संधि का योग बनेगा। किसका? आपने देखा इसमें केवल विसर्ग लगा हुआ है तो ये विसर्ग संधि है। ठीक, साधारण आपके लिए ये इतना यहां तक चल जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, लेकिन आप इसको अगर अंदर से देखें और अंदर जाएंगे, विसर्ग के अंदर जाएंगे, विसर्गों का भेद देखेंगे तो इसमें उत्त संधि है। उत्त संधि का मतलब यहाँ बहुत सारे इसमें सूत्र भी काम करेंगे, अतुर और प्लुताद प्लुते सूत्र से यहाँ उत्त भी होगा, लेकिन आप तो इतना जान लें कि इसमें बालक, बालक में विसर्ग के स्थान पर उ हो गया है और उ होने के बाद यहां पर का आ और उ दोनों आ और उ मिलकर के ओ गुण करते हैं, जिससे यहां पर हमारा बनेगा क्या? बालको। क्या बनेगा? बालको, और आ जाएगा हमारा अवग्रह के रूप में, तो बनेगा बालकोपि। क्या बन जाएगा? बालकोपि। अब यहां पर उच्चारण में भी आपको ध्यान रखना है कि उच्चारण करते समय आपका आ बाहर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको हम कहते हैं कैसे? चंपक पुष्पक न्यायेन खंडाकारो न विधीयते। ये केवल महसूस करना है इस अवग्रह को, इस आ को, इस खंडाकार आ को केवल और केवल क्या करना है? महसूस करना है, ना कि इसका उच्चारण करना है। बाहर आप उच्चारण करेंगे मतलब आपके उसमें क्या है? आपके उच्चारण में दोष आ रहा है। आपका उच्चारण है जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं गतिभंग दोष। ठीक, आपके उच्चारण करते समय अगर बीच में कहीं पर आप, जैसे आपने कह दिया बालको अपि, तो मतलब आपकी एक गतिभंग दोष हो गया है और आप यहां पर, आपको यहां पर अगर समझने वाला होगा तो आपका नंबर यहां कट कर लेगा। ठीक, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, बालकोपि होगा, विसर्ग संधि होगी, विसर्ग के अंदर पूछे तो उत्त संधि आप बोलिएगा। ठीक, फिर दिया हुआ है तस्य। तस्य में क्या लगा हुआ है बेटा? षष्ठी। तस्य में क्या लगा हुआ है? यहां षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और तस्य देखिए, तस्य का रूप क्या चलेगा हमारा? सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है सह। देखिए यहां से रूप चलेंगे प्रथमा विभक्ति से, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य, षष्ठी विभक्ति में तस्य बन जाएगा। अर्थात बालकोपि, बालक को भी, उन्होंने बालक को भी, तस्य माने उसके, शिक्षण माने शिक्षण के लिए शैली, उसकी शिक्षण शैली से आकृष्टा माने आकृष्ट होकर के, शिक्षा कर्म जीवनस्य परमः गति रीति मन्यमाना निरतः अध्यवसाने विद्याधिगमनाय। अर्थात देखिए यहां शिक्षण शैल्या, तो शिक्षण शैल्या तो अलग हो जाएगा, आकृष्ट अलग हो जाएगा, शिक्षण शैली और आकृष्ट दीर्घ संधि हो गई है। तो शैल्य प्लस आकृष्ट तो दीर्घ संधि शिक्षण शैल्या प्लस आकृष्ट, तो यहां शिक्षण शैल्या। अगर पूरा देखा जाए तो प्रथमा का एक वचन है, शिक्षा कर्म जीवनस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन, परमा परंतु, गति प्लस इति, तो गति रीति, विसर्ग संधि यहां पर भी हो जाएगी, गति ही प्लस इति। ध्यान रखना, यहां विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, ई की यहां पर मात्रा लग जाएगी और बनेगा गति रीति। ठीक, तो यहां विसर्ग संधि होगी। जब ऐसे पद आ जाते हैं तब भी ध्यान रखना है कि अगर ऐसे पदों को हम क्या करेंगे? समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी ये आगे चल करके हमें हमारे उच्चारण को, दोष को सही करेंगे। यहां लिखा हुआ है मन्यमाना। मन्यमाना यहां पर भी विसर्ग ही है, लेकिन पीछे हमारा वर्ण का पंचम अक्षर आ जाने के कारण वर्ग का यहां पर भी उत्त संधि हो गई है। ठीक, फिर लिखा है निरंतरम, निरंतरम अध्यवसायेन। ठीक, तो तृतीय विभक्ति लगी हुई है, अधि प्लस अवसायेन, तो यहां हमारा उपसर्ग भी हो गया है, अधि, यण संधि भी हो गई है। विद्याधिगमनाय, विद्या प्लस अधिगमाय, विद्या प्लस अधिगमाय, तो ध्यान रखने ना यहां दीर्घ संधि हो गई है, विद्या प्लस अधिगमाय, अधिगम तो अधिगमाय, अधिगम क्या बनेगा? अधिगमः अधिगम अधिगमेन अधिगमाय, चतुर्थी विभक्ति लग गई है पूरे में। तो विद्या अधिगम के लिए, विद्या सीखने के लिए, अधिगम माने क्या होता है? सीखना,
परंतु उसके जीवन में उसको निरंतर अध्यापन से क्या है, वो विद्या सीखने के लिए निरतः माने लगातार, अभवत माने प्रयास करता है, ठीक, निरंतर लगा रहता है वो, क्या, तो निरतः प्लस अभवत, तो यहां पर भी विसर्ग संधि है, उत्त हो गया, ठीक। क्रमशः उच्च विद्यालयम गतः, अब वो उसी प्रकार से पढ़ता रहा और उच्च विद्यालय को गया। तस्सैव, तस्य प्लस एव, उसके ही शिक्षक अध्यापनेन, उसके ही शिक्षक के अध्यापन के द्वारा, स्व अध्याय, उसके शिक्षक के अध्यापन के द्वारा, और स्वाध्यायवशायेन, और अपने स्वाध्याय के समय से, और स्वाध्याय के समय में उसने समय दिया और प्राथम्य प्राप्त अर्थात प्रथम स्थान प्राप्त किया। शिक्षक ने भी पढ़ाया और स्वाध्याय के समय भी उसने बहुत मेहनत की, इसलिए वह क्या है, प्राथम्य प्राप्त, उसने उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों की मेहनत, छात्रों का अध्ययन ही उनकी तप होता है। इति भूयो भूया, ऐसा कहा गया है कि छात्र अपना क्या है, उनको करते रहना चाहिए। छात्रों का अध्ययन हमेशा मेहनत ही तप कहलाता है। स्वविद्या, अब यहां से देखना पहले थोड़ा, यहां पर गतः प्लस तस्सैव में यहां वृद्धि संधि हो गई है, विसर्ग संधि भी है। शिक्षकस्य यहां षष्ठी विभक्ति लग गई है। अध्यापनेन, तो यहां तृतीय विभक्ति लगी, दोनों को मिलाया तो दीर्घ संधि हो गई है। स्व प्लस अध्याय अध्यवसायेन, तो यहां दीर्घ संधि भी है और तृतीय विभक्ति का एक वचन भी, चा मतलब, और प्राथम्य, तो प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, तो न प्राथम प्लस यहां पर क्या लगा हुआ है, ल्यप प्रत्यय लगा है, और प्राप में आप धातु है, प्रा उपसर्ग है, तो प्राथम्य बन गया है, प्राथम्यम। छात्राणाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, बहुवचन। अध्ययनम तपः, छात्रों का अध्ययन। भूयो भूयः, स्वविद्या गुरुणो उपदिष्टो असौ, अर्थात स्वयं अपनी विद्या को गुरुओं के द्वारा, गुरु के द्वारा उपदिष्ट माना उपदेश लेकर के, पास बैठ कर के, बालकः माना वह बालक, पित्रोर अर्थाभावे, मतलब वो क्या अपनी मेहनत के बल पर पढ़ता रहा, और बालक के पिता क्या अर्थ के अभाव में भी, और उसने क्या निर्धन परिवार से रहते हुए भी छात्रवृत्तियां माने छात्रवृत्ति की, और कनीयसी छात्राणाम, अर्थात छोटे से जो छोटी, कनीय छात्रा, छात्रवृत्ति, छोटी छोटी जो छात्रवृत्ति मिली उसे छात्राणाम माने छात्रों को, शिक्षण लब्धेन माने शिक्षा प्राप्त के कारण, और धन से, छात्रवृत्ति और छोटे छोटे छात्रों को पढ़ा करके उसने क्या है, एक धन का लाभ किया, धन के द्वारा उस धन से नगर गति, गांव नगर को गया, और महाविद्यालय माना महाविद्यालय में प्रवेशम अलभत, प्रवेश लिया। छोटे छात्रों को शिक्षण लब्धेन माने शिक्षा दे करके, प्राप्त करके, और धन से जो छात्रवृत्ति मिलती थी उस धन को एकत्रित किया, छोटे छोटे छात्रों को उसने पढ़ाया, और क्या कर दिया, धन से एकत्रित करके नगर में गया, नगर गति, नगर में गया। महाविद्यालय माने महाविद्यालय में, नगर के महाविद्यालय में क्या किया, प्रवेशम अलभत, प्रवेश ले लिया, एडमिशन ले लिया उसने। यहां पर देखेंगे जरा, देख लें जरा, यहां क्या दिया है, स्वविद्यो गुरुणः, विसर्ग नहीं होगा, या सविद्या गुरुणा, तृतीय विभक्ति, गुरु गुरुम गुरुणा, तृतीय विभक्ति लगी हुई है, और उपदिष्टा का उ, तो यहाँ आ और उ मिलकर के गुण संधि कर लेंगे। और यहाँ पर देखें असहु, तो यहाँ लग गया है हमारा विसर्ग, उपदिष्टा प्लस असहु हो जाएगा। और यहाँ देखें बालिका में प्रथमा विभक्ति पित्रोह षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ कौन सी, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन, पित्रोह पिता अर्थाभावे, ठीक है ना, और माता पिता उसके अर्थ के अभाव के कारण क्या है, भी अपि माने भी, अभाव माने कमी। छात्रवृत्तियां में छात्रवृत्ति से तृतीय विभक्ति लगी हुई है। छात्रवृत्तियां, कनीय माने छोटे से, छात्राणाम माने छात्रों को, शिक्षण लब्धेन माने शिक्षा प्राप्त करा करके छोटे छात्रों को पढ़ाते थे, और धनेन माने धन से, नगर गते नगर में, ठीक है ना, नगर को गया, और क्या हुआ, महाविद्यालय में, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ सप्तमी का एक वचन, प्रवेशम अलभत, प्रवेश लिया, वहां पर क्या कर लिया, प्रवेश ले लिया। इसके बाद देखें उसने क्या कहा है, अर्थ को देख लें।
कि बालक भी उसकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर के शिक्षा को जीवन का असली धन मान करके परिश्रम पूर्वक अध्ययनम करने लगा। इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है। अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया, एडमिशन कराया। नगर के महाविद्यालय में जाकर के उसने क्या करा लिया? एडमिशन करा लिया। वहां गया और एडमिशन करा लिया। अब देखना, यहां एडमिशन करा लिया। आगे अब उन्होंने देखो, साधारण सी बात है, अगर मेहनत की जाए तो क्या नहीं हो सकता है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं, कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हैं तो हवाओं का भी रुख बदलता है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? पत्थर उछाल करके तो देखो, चंद्रयान 3 से तो पूछो कि आसमान में सुराग होता है कि नहीं होता है। याद रखिएगा मेरे बच्चों, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे छोटे बड़े भाइयों, सबकी बात कर रहा हूं मैं कि अगर मन में ठान लिया तो कोई भी काम कठिन नहीं। याद रखना, ठीक। ये हमारा यहां तक हो गया है। उसने महाविद्यालय में प्रवेश किया। अब आगे क्या करता है देखें। ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द मैं आगे की क्लास लेकर के आऊंगा, इसका दूसरा पार्ट लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है, बस अच्छे से पढ़ते रहना है, अपना ध्यान रखना है, परिवार में भी आपको सबका ध्यान रखना है। आप लोग अब समझदार भी हो गए हैं, ठीक। अब 9th 10th में पहुंच रहे हैं, मतलब समझदार हो रहे हैं। तो आप लोग मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा और मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, आप बिहार बोर्ड से भी होंगे या यूपी बोर्ड से भी होंगे, आप एमपी बोर्ड से भी होंगे, कहीं से भी होंगे, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं से भी हो, आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स परिवार हमेशा तत्पर रहता है और रहेगा। क्योंकि भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है निःशुल्क शिक्षा। जी हाँ, कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं देना होता है। और ये तो ठीक है, पैसा भी नहीं लगता, और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म अर्थात उच्च गुणवत्ता के साथ अच्छी से अच्छे योग्य शिक्षकों के द्वारा आपको शिक्षा दी जाती है। ध्यान रख लेना आप लोग। तो ऐसी आपको फैसिलिटी फिर कहीं और नहीं मिलने वाली है। तो आप लोग बिंदास तरीके से पढ़ते रहिएगा और संपूर्ण कोर्स के साथ आप लोग जब प्ले लिस्ट पर जाया करो तो जो भी आपको चैप्टर चाहिए, जो भी पार्ट चाहिए, संपूर्ण कोर्स आपको वहां पर मिलेगा उपलब्ध। तो आप लोग मस्ती के साथ पढ़िए। जिस किसी को नोट्सों की जरूरत है, नोट्स अगर चाहिए तो नीचे हमारी लिंक पर जाएंगे डिस्क्रिप्शन पर, तो आपको मिलेगा ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से, यहां से नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो भी अभी हमारे छोटे बड़े बंधु हैं, भाई हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा। और अगले वीडियो तक के लिए प्रॉमिस करके जाइएगा, अगले वीडियो तक हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।